सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है, इस अगर मैं टोटल यूनिट की बात करूं तो यूनिट का नाम है बैलेंसिंग। सबसे पहले जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग, उसके कुछ टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो कौन कौन से टॉपिक हमारा जो बोल सकते हैं ना लेक्चर फ्लो, या बोल सकते हैं ओवर फ्लो ऑफ दिस यूनिट, तो हमको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बैलेंसिंग का कंसेप्ट। बैलेंसिंग एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। उसके बाद जब बैलेंसिंग ऑफ कंसेप्ट पढ़ लोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग प्लेन, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन सेम प्लेन एंड डिफरेंट प्लेन। तो ये दो चीज को भी डिस्कस करना है। तो दूसरा है आपका जो टॉपिक जिसको हमको पढ़ना है, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग masses in same plane। और तीसरा टॉपिक है इसका वही बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग masses in different plane। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस एंड उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, स्वाइंग कपल, फिर होता है आपका हैमर ब्लो, एंड उसके बाद में सबसे लास्ट टॉपिक जो है आपका वो आएगा ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स, तो ये सारे टॉपिक्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, बैलेंसिंग से। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास इन सेम प्लेन, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन डिफरेंट प्लेन, फिर बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास, मीन्स आप जो भी रेसिप्रोकेटिंग जो मशीन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फ्लाइंग कपल, हैमर ब्लो एंड ट्रैक्टिव फोर्स। ये सारी चीजें हमें एक ही चैप्टर में डिस्कस करना है। और स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आपको यही बताऊं कि इस चैप्टर का वेटेज आरटीओ के सिलेबस में तो है ही, साथ में आपकी गेट का एग्जाम या आपका यूपीएससी का एग्जाम, जो कि आईएएस का एग्जाम, आईएएस इंजीनियरिंग का सर्विसेज का कोई एग्जाम होता है, अगर वो आप उसकी प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको मान के चलो कि ये प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं सॉल्व करना ही है बैलेंस, ठीक है। अब अपन अपने मुद्दे पे आते हैं, मीन्स अपने एजेंडे पे आते हैं, जो कि अपना टॉपिक है। अपना टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये एक्चुअल में वाइब्रेशन बता सकते हो, वाइब्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। मैं स्टार्टिंग वाइब्रेशन से करता हूँ, हालांकि तुम बोलोगे कि सर इस टॉपिक का इससे क्या लेना देना, लेकिन इससे बहुत कुछ लेना देना है, कहीं ना कहीं इसकी लिंक यहीं पे आएगी। सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट, वाइब्रेशन होता क्या है। कौन बताएगा तुम्हें वाइब्रेशन के बारे में, वेरू? बताइए क्या होता है वाइब्रेशन। Sir, repeated oscillation. लंच क्या बोला आपने? Sir, repeated oscillation. रिपीटेड ऑसिलेशन। और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब देखो, वाइब्रेशन की डेफिनेशन देखो तो 25 तरह की डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, या यूं भी बोल सकते हो अ बॉडी विच इटसेल्फ, अ मोशन आफ्टर रिपीटेड, अ बॉडी विच इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। इसको सिंपल डिफाइन करें, अ बॉडी विच इटसेल्फ मोशन आफ्टर
इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उस बॉडी में अगर मोशन होता है तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। अब जनरली वाइब्रेशन इसमें होता है, देखो वाइब्रेशन के तो आपने कई एग्जांपल देखे लाइफ में, आपने कई जगह फील किया कि भाई वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन का जो मेन कारण, अगर हम मशीनरी पार्ट में पढ़े तो वाइब्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, कैसे वाइब्रेशन होता है, मतलब आप फील कैसे करते हो। देखो दो तरीके से वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। वाइब्रेशन मीन्स अनकंफर्टेबल जोन, ठीक है, मीन्स आपको, जैसे कि मान लो इसके कई एप्लीकेशन भी हो सकते हैं और कई इसके ड्रॉबैक भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मशीनरी में वाइब्रेशन, तो मशीनरी में वाइब्रेशन दो ही तरह से हो सकते हैं। कौन कौन सी तरह से? लेक ऑफ lubrication, lack of lubrication between two mating surfaces, ठीक है। मीन्स कोई भी पार्ट है, कोई भी दो पार्ट है, अगर उनके बीच में हम प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं करें तो वहां पे भी वाइब्रेशन हो सकता है। और सेकंड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण वाइब्रेशन ज्यादा होता है, वो पॉइंट है improper balancing of machine parts. Improper balancing of machine parts is a main reason of vibration, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, भाई बैलेंसिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मीन्स क्या बोल रहा है, इम्प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ मशीन पार्ट इज द मेन रीजन ऑफ वाइब्रेशन। अगर हम किसी भी मशीन कंपोनेंट की बात करें तो हर एक मशीन कंपोनेंट में वाइब्रेशन होगा तब जब उसके पार्ट्स में प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वाइब्रेशन होगा। अब हम वाइब्रेशन पार्ट से बियॉन्ड बात करें तो हमें जो फोकस करना है वो हमारा टॉपिक है जिसको बोलेंगे हम बैलेंसिंग। हमें इसी को फोकस करना है। बैलेंसिंग एक्चुअल में स्टूडेंट होता क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं मशीन की बात करूं या डोमेस्टिक लाइफ की बात करूं तो उसमें कई तरह के फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण वाइब्रेशन आपका हो सकता है। वाइब्रेशन जैसे कि सिंपल एक बात करो कि आपकी साइकिल है, ठीक है, बाइसिकल, ठीक है, ये बाइसिकल है। आपने बाइसिकल्स में ये चीज देखी होगी, जैसे कि बाइसिकल क्या होता है, इसका जो व्हील होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। अब उसके बीच में कहीं ना कहीं एक्सल होता है, अब सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से आपकी रिंग्स होती है, ये रिंग्स होती है इस तरह, ठीक है, इस तरह रिंग्स होती है, इस तरह रिंग्स होती है। अब आप क्या देखते हो कि अभी ये रिंग सभी जगह अटैच्ड है, इस व्हील के हर एक कॉर्नर से क्या है, अटैच्ड है, यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे अटैच्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो सपोज ये इसका व्हील है, इसका डायमीटर है, डायमीटर में मीन्स इसका कोई सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हर एक पॉइंट पर एक रिंग्स है, 1 रिंग्स, 2 रिंग्स, 3 रिंग्स, 4, 5, 6, 7, 8, वॉट एवर जितने भी रिंग्स हो। अगर स्टूडेंट्स मैं इस पूरे पार्ट में से कोई एक रिंग को रिमूव करता हूँ, क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। अब ये क्योंकि व्हील है ये तो रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, एक्सल का रोटेटिंग पार्ट एक्सल है, वहां पर इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। अब इसकी रिंग को मैं निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा वो लिटिल बिट नेग्लिजिबल बोल सकते हो आप, बहुत कम होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये रिंग को निकालने के बाद ये रिंग भी निकाल दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, तो अब क्या होगा इसमें, अब ये होगा भाई इसमें जो एक प्रॉपर वो होता है, स्मूथनेस होती है, वो नहीं आएगी। क्यों क्यों नहीं आएगी, उसका रीजन है कि इसमें आपने इस पार्ट को रिमूव कर दिया,
इस पार्ट को रिमूव कर दिया तो इसका देखो पहले क्या होता था कि सारे जो रिंग्स होती है, ये रिंग्स सभी रिंग का फोर्स कहाँ पर एग्जर्ट होता है, सेंटर पे होता है। अब ये इक्वली एग्जर्टेड हो रहा है, बट आपने क्या करा, इस टू रिंग्स को आपने यहाँ से निकाल दिया, इस ये बोलते हैं ना तार को यहाँ से निकाल दिया, तो अब इसमें क्या होता है कि इसका फोर्स मतलब बची हुई जो रिंग्स है, मीन्स ये जो साड़ी है, इसका फोर्स यहाँ पर तो एग्जर्ट करेगा, बट इसका फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ से बैलेंसिंग पार्ट ऑफ दिस व्हील। तो इसके कारण क्या होगा, ये आपके जो इसकी स्मूथनेस है स्ट्रेट चलने की बजाय चलेगी तो सही, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करेगा, जर्क स्टार्ट कर देगा। तो इसी चीज को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर बैलेंसिंग। तो ये तो मैंने केवल साइकिल की रिंग का एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल दो। कभी याद है अपने घर में पंखा आवाज करता है, पंखे के बोलते हैं ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या सर, ये अपन कभी कभी देखते हैं क्या पंखा बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है मतलब उसका कहीं ना कहीं मशीन का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका आवाज करेगा मतलब वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर मैं बैलेंसिंग को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बैलेंसिंग को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो बैलेंसिंग एक्चुअल में होता क्या है, बैलेंसिंग क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस is a process of eliminating the effect of static forces and dynamic forces। अब मैं अगर मशीन्स की बात करूं तो मशीन्स के कंसेप्ट में ये जो होता है बैलेंसिंग होता है। ठीक है, अगर मैं मशीन कंपोनेंट की बात करूं या सिंपल तरीके से बैलेंसिंग को एक्सप्लेन करूं तो मशीन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स। कोई भी मशीन हो सकती है, इसमें नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स हो सकते हैं, एंड द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट्स में भी या तो रोटरी हो सकता है, ठीक, इट मे बी रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, या तो वो रोटरी हो सकता है या रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स हो सकता है। ठीक है, रोटरी टाइप या रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स, तो इस तरह का इसमें मोशन हो सकता है। एंड दिस मशीन पार्ट्स और कंपोनेंट आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट फोर्स। ठीक है, एंड दिस मशीन कंपोनेंट, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट फोर्स। वो डिफरेंट फोर्स कौन से हो सकते हैं, या तो स्टैटिक हो सकता है या वो डायनामिक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बैलेंसिंग क्लियर हो गया। तो बैलेंसिंग को अगर एक लाइन में समझाना हो तो क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स एंड डायनामिक फोर्स। मतलब कोई भी मशीन पार्ट्स में दो तरह के फोर्स जनरली एक्ट होते हैं, या तो वो स्टैटिक हो सकता है या वो डायनामिक हो सकता है। तो वो स्टैटिक फोर्स और डायनामिक फोर्स को हम कई तरीके से क्या कर सकेंगे, एलिमिनेट कर सकेंगे। अगर उसको आपने एलिमिनेट कर दिया है तो वो होगा आपका बैलेंस। क्लियर है, तो इस चीज को बोलते हैं बैलेंसिंग। तो उम्मीद करता हूं कि बैलेंसिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स एंड डायनामिक फोर्स। किसी भी मशीन में जो दो फोर्स होते हैं, स्टैटिक फोर्स और डायनामिक फोर्स, उनके इफेक्ट को क्या करता है, एलिमिनेट करना। अगर आप उसको एलिमिनेट कर देते हो तो वो पार्ट आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी पार्ट को आप बैलेंसिंग नहीं करते हो तो उसका खतरा कितना हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टैटिक फोर्स क्या होता है और डायनामिक फोर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि सर स्टैटिक फोर्स क्या होता है, डायनामिक फोर्स क्या होता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बोलिए क्या होता है स्टैटिक फोर्स। दो तरह के फोर्स बताए मैंने, कौन कौन से फोर्स बताए, एक स्टैटिक और डायनामिक। मीन्स टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ forces acting on component of machine।
इसके लिए मशीन के लिए बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्स होंगे? एक होगा आपका स्टैटिक, एक होगा आपका स्टैटिक फोर्स, दूसरा होगा आपका डायनामिक फोर्स। अब दोनों को अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टैटिक फोर्स में होता है क्या स्टूडेंट्स? स्टैटिक फोर्स को अगर हम सिंपल डिफाइन करें, स्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन मशीन कंपोनेंट्स आर ड्यू टू वेट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, स्टैटिक फोर्स किसके कारण जनरेट होता है? किसी भी मशीन कंपोनेंट के खुद के वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है आपका? ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ बॉडी। किसी मशीन कंपोनेंट की जो बॉडी का वेट होता है उस पर डिपेंड करता है, उस फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। और अगर हम बात करें डायनामिक फोर्स, तो डायनामिक फोर्स क्या होता है? द इनर्शिया फोर्स, या बोल सकते हो आप डायनामिक फोर्स, आर ड्यू टू एक्सलरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। किसी भी मशीन कंपोनेंट के क्या होता है? एक्सलरेशन होता है। मीन्स क्या होता है? द इनर्शिया और डायनामिक फोर्स आर ड्यू टू एक्सलरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। वेरियस कंपोनेंट के एक्सलरेशन के कारण ये फोर्स जनरली जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं हम डायनामिक फोर्स। द एक्सलरेशन मे बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और इट मे बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोनों केस में हो सकता है। ठीक है, तो हम डायनामिक फोर्स को अगर डिफाइन करें तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन acceleration of body, acceleration of body और inertia force। या तो आप एक्सलरेशन फोर्स कंसीडर करो या इनर्शिया फोर्स कंसीडर करो, दोनों के केस में आपका डायनामिक फोर्स क्या होगा? क्रिएट होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं एक चीज पूछना पड़ता हूँ, ये अभी मैं आपको बताया था कि नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग की नीड क्यों है? नीड ऑफ बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग की क्यों जरूरत पड़ी हमें? खास करके जब इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं डायनामिक ऑफ मशीन, तो उसमें या थ्योरी ऑफ मशीन, इसमें ये चीज क्वेश्चन में आपका जरूर आता है, व्हाई वी नीड ऑफ बैलेंसिंग, व्हाई वी नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो देखो बैलेंसिंग दो। हेलो हेलो, बोलिए बेटा, कोई बोला था अभी कोई? ठीक है, तो हम बात करें नीड ऑफ बैलेंसिंग की। तो नीड ऑफ बैलेंसिंग मीन्स व्हाट? देखो दो तरह के बैलेंसिंग होते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनामिक बैलेंसिंग। ठीक है, मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है और डायनामिक बैलेंसिंग क्या होता है। तो दोनों तरह की बैलेंसिंग को आपको क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है, उसके बाद ही आपको बैलेंसिंग आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं बात करता हूँ नीड ऑफ बैलेंसिंग। आप एक चीज में बताऊंगा कि कोई भी बॉडी आपकी स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है, तो उस पर वो जो होता है डिपेंड ऑन वेट ऑफ बॉडी। लेकिन डायनामिक में क्या होता है कि वो क्या करते हैं? रोटेटिंग कंडीशन में होता है। तो आप बैलेंसिंग दो तरह से कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में था, वो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, या कोई कंडीशन रोटेटिंग कंडीशन में, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको बैलेंस करना। ठीक है, तो इसके कई एग्जांपल है। इन कंपैरिजन विद द स्टैटिक फोर्सेस, द डायनामिक फोर्सेस आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। अगर हम स्टैटिक फोर्सेस के कंपैरिजन में डायनामिक फोर्स की बात करें, तो ये फोर्स की जो वैल्यू होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं बेस्ट एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल कंसीडर 2 टन रोटर ऑफ स्टीम टरबाइन। अगर 2 टन रोटर ऑफ स्टीम टरबाइन, मतलब आपके पास क्या है, कुछ 2 टन रोटर ऑफ स्टीम टरबाइन, बहुत बड़ा रोटर है किसी इंडस्ट्री में, 2 टन का स्टीम टरबाइन है, जो कि क्या कर रहा है? कंसीडर 2 टन रोटर ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है, रनिंग एट 3000 आरपीएम, जो कि क्या कर रहा है? 3000 आरपीएम से रन कर रहा है। इसका आरपीएम है 3000, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट। अब इसमें क्या होता है? अब 3000 आरपीएम से ये रन कर रहा है, ठीक। अब उसमें क्या होता है कि
दो चीज होती है सेंट्रिसिटी। आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि एक आपका होता है शाफ्ट, ठीक है। अब जैसे कि शाफ्ट है, अब मैंने बताया कि भाई टरबाइन, टरबाइन को तो आप पता है उसका शेप किस तरह होता है, ब्लेड्स होती है इसमें इस तरह की। अब 2 टन्स की टरबाइन है, ठीक है, कितने की टरबाइन है, 2 टन्स की टरबाइन है। अब एक चीज जरूर मैं बताऊंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक्सिस से लाई करती है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लो मैंने यूं बोल दिया कि ये 2 टन का एक टरबाइन है, बहुत बड़ा टरबाइन है, जो कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब उसकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, मान लो कि कुछ बैलेंस अनबैलेंस के कारण मैंने बोल दिया कि ये 2 mm का, इसमें क्या होता है इसेंट्रिसिटी आ जाती है, 2 mm का इसेंट्रिसिटी आ जाती है, मतलब ये सेंटर से 2 mm की ओर खिसक गया। अब ये खिसक गया, इससे कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है, कई रीजन कैसे, कि भाई इसकी मटेरियल होमोजेनिटी हो सकती है, फिर इसका इनप्रॉपर बैलेंसिंग हो सकता है। तो उस दौरान अब आपको तो लग रहा है कि 2 mm से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस सेंटर से अगर 2 mm अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इन शॉर्ट अगर इतना डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसमें कितना इफेक्ट होगा, ठीक है, तो वो इफेक्ट कितना होगा आपका, वो इफेक्ट होगा आपका, तो उसके लिए 2 तरीके की कंडीशन होगी। तो उसमें देखो, जैसे मान लो एक सेंटर होता है, ठीक है। अब सेंटर, जैसे कोई रोटर है, ठीक है, ये रोटर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस रोटर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाई करती है, इसके सेंटर में लाई करती है, लेकिन भाई कुछ इनप्रॉपर बैलेंसिंग के कारण इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 mm डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पर है, 2 mm डिस्टेंस पर है। तो इस केस में क्या होगा आपका स्टूडेंट, इस केस में ये होगा कि इसमें इन ड्यू टू इम्परफेक्ट मशीनिंग इनएक्यूरेट पिच ऑफ ब्लेड, या तो क्या हो सकता है इसकी जो पिच, ब्लेड की जो पिच है वो इनएक्यूरेट हो, उस कारण उसमें क्या हो सकता है बैलेंस अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो रिजल्टेंट डायनामिक फोर्स किसके कारण, क्योंकि अब इसमें अगर मान लो ये रोटेट करेगा, तो ये चूंकि इसको रोटेट किसके करना चाहिए, सेंटर के अबाउट करना चाहिए, लेकिन अब ये रोटेट कहाँ से करेगा, इसके अबाउट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा, किसके कारण, इम्प्रॉपर बैलेंसिंग के कारण यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा, जिसको बोलोगे m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कितना होगा, m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर ये डेवलप होगा, देन द रिजल्टेंट डायनामिक फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, हो जाएगा FC इक्वल्स टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब अभी आपको मैंने बताया कि मास कितना है इसका, मास मैंने बोल दिया कि भाई इसका, मान लो मैंने एग्जांपल कि इसका मास बोल दिया कि ये है आपका 1000, अगर मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि मास इसका है 1000, और भाई बोल दिया आर रेडियस ऑफ रोटेशन, तो देखिए रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, शाफ्ट की रेडियस ऑफ रोटेशन भी होनी चाहिए, बट इसके कारण इम्प्रॉपर बैलेंसिंग के कारण इसके रेडियस ऑफ रोटेशन मींस 2 mm। तो 2 mm है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 2/1000 कर दोगे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2/1000 और मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई n/60, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई n/60, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई n कितना है आपका, n जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 3000, तो आपने यहाँ पे 3000 मेंशन कर दिया और ये 60। अब आप उसका टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो FC की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्सीमेट 197.39 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन, या इसको यूं भी बोल सकते हैं, और 197.39 किलो न्यूटन। तो भाई इतना फोर्स आपका जाएगा उसमें, क्लियर। सो द डायनामिक फोर्स, या यूं बोल सकते हैं कि ये डायनामिक फोर्स या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ सच हाई ऑर्डर हैमरिंग इफेक्ट, हाई ऑर्डर हैमरिंग एक्शन मींस इसके कारण क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो द डायनामिक फोर्स ऑफ सच ऑर्डर प्रोड्यूस हैमरिंग एक्शन, सेट अप वाइब्रेशंस एंड हैज द टेंडेंसी टू लिफ्ट द मशीन फ्रॉम फाउंडेशन। और ये भी हो सकता है कि इसका जो फाउंडेशन है ये वहां से इसको लिफ्ट कर दे, क्योंकि इतना ज्यादा वाइब्रेशन, इतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा
तो ये क्या कर सकता है कि इसके फाउंडेशन से मशीन को क्या कर दें, लिफ्ट कर दें, ठीक है। सो उस कंडीशन में, उस दौरान में अब हमको फिर क्या होता है, इट इज रियलाइज दैट कि नो फाउंडेशन will normally be able to withstand force of such high magnitude and frequency। ऑब्वियस सी बात है कि इस मैग्नीट्यूड और इस फ्रीक्वेंसी में कोई भी फोर्स अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इस केस के लिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक बात क्लियर है कि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, और इसका अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना है तो वो रोटेट करेगा तो उसको फाउंडेशन से निकाल सकता है। तो निकाल सकता है मतलब वो कितना बड़ा डैमेज कर सकता है मशीन कंपोनेंट्स को और उसके आसपास के लोगों को। तो ये तो बड़ी मशीन का एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन आसपास अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल लैब में भी देखते हो, अगर आपके मशीन पार्ट में अगर थोड़ा सा भी इम्प्रॉपर बैलेंसिंग होगा तो वो मशीन को क्या कर सकता है, उसकी लाइफ स्पॉन को क्या कर सकता है, पूरी तरह से डैमेज कर सकता है और आपको भी उसमें क्या कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है। क्लियर। तो इसलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी थी। सो बैलेंसिंग क्या हो गया, बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग आइदर पार्शियली और कंप्लीटली। या तो उसको पार्शियली बैलेंस कर सकते हैं या उसको हम कंप्लीटली बैलेंस कर सकते हैं। एंड द इफेक्ट ड्यू टू रिजल्ट इनर्शिया फोर्स एंड कपल एक्टिंग ऑन द मशीन पार्ट आर कंपोनेंट। इसके कारण जो कि इसके इनर्शिया इफेक्ट या उसके एक्सेलरेशन इफेक्ट के कारण जो रिजल्ट आता है उसके कारण, ठीक है। सो द मेन पर्पस ऑफ बैलेंसिंग इज टू अवॉइड, इसको अवॉइड करना है, द वाइब्रेशन ऑफ ए मशीन बाय बैलेंसिंग द रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स एंड कपल्स। तो आप बैलेंसिंग में क्या करते हो, उसके कपल्स या उसके इनर्शिया फोर्स दोनों को क्या करते हो, सेटअप करते हो। ये एक प्रोसेस होती है बैलेंसिंग की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बैलेंसिंग क्लियर हो गया और ये भी चीज क्लियर होगा कि नीड ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है। मैं आप यहाँ पे जो टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया था, अब प्रैक्टिकली मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको कि दो कंडीशन में अगर आप स्टैटिक और डायनामिक को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करोगे तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। कि आपका होता है स्टैटिक और एक होता है आपका डायनामिक। तो स्टैटिक और एक होता है आपका डायनामिक। देखो इसमें अब जो मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगा इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक और डायनामिक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब दो तरह की कंडीशन हो सकती है, मासेस आर अटैच्ड इन सेम प्लेन। या तो मासेस क्या होते हैं, किसी भी बॉडी के किसी भी कंपोनेंट के सेम प्लेन पर हो सकते हैं, नंबर ऑफ मासेस। या तो क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट प्लेन पर हो सकते हैं। अब सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी जब सिलेबस बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दो तरह से बैलेंसिंग हो सकता है, बैलेंसिंग ऑफ मासेस रोटेटिंग इन सिंगल प्लेन, या किसी सेम प्लेन पर ही हो तब, या फिर डिफरेंट प्लेन पर हो तब। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टैटिक की और डायनामिक की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टैटिक और डायनामिक बैलेंसिंग दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब आजकल क्या है, 3D का जमाना है, तो आप हर चीज 3D से इसको इमेजिनेशन कर सकते हो। तो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जो भी टीचिंग होती थी तो उसमें हम जनरली क्या करते थे, 2D से इसको समझने की कोशिश करते थे, 2D से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब किसी ने बोला कि भाई स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है और डायनामिक बैलेंसिंग क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है। तो एक चीज तो क्लियर है, स्टैटिक में सेल्फ लोड के कारण और डायनामिक क्या है, आपके इनर्शिया और एक्सेलरेशन इफेक्ट के कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले स्टैटिक। तो स्टैटिक मीन्स व्हाट, ये तो आपको पता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्टैटिक से भी पहले कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, किसके लिए, दो केस के लिए, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन अ सेम प्लेन, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग masses in the same plane। देखो सेम प्लेन का मतलब होता है कि ये आपका एक शाफ्ट है, ठीक है। अब सेम प्लेन का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये मेरा शाफ्ट है, आपको दिखाई दे रहा है, ये शाफ्ट है। अब देखिए ये शाफ्ट के, ये सपोज से सर्कुलर है, ये अपने आप में पूरा प्लेन है, ठीक है। अब इस शाफ्ट पर एक मास यहाँ पर है इस तरफ,
एक मास इस तरह है, एक मास इस तरह है, एक मास इस तरह है। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई ये M1 मास अटैच्ड है इस प्लेन पर, दूसरा अटैच्ड है M2, तीसरा अटैच्ड है M3 और फोर्थ अटैच्ड है M4। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि भाई सात के एक ही प्लेन पर सारे मास क्या है, अटैच्ड है। सारे मास क्या है यहाँ पर, अटैच्ड है। तो देखिए M1 अटैच्ड है, M2 अटैच्ड है, M3 अटैच्ड है और M4 अटैच्ड है। तो एक चीज तो क्लियर है कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन द सेम प्लेन। समझ में आया कि आपके साथ के किसी पर्टिकुलर प्लेन पर सारे मास अटैच्ड है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन द सेम प्लेन। अब इस दौरान आपको क्या करना होता है, अगर मान लो कोई भी पार्ट्स को बैलेंस करना होता है तो आपको केवल उसके फोर्स को अरेंज करना होता है। इसको अरेंज करना होता है, फोर्स को अरेंज करना होता है। तो वो जो बैलेंसिंग होता है वो होता है आपका स्टैटिक बैलेंसिंग। क्लियर, मतलब आपको केवल फोर्स मतलब किसको फोकस करना है, आपके फोर्स को करना है। यहाँ पे आप कपल्स को इंटरसाइज नहीं करोगे, क्यों? मान लो कि ये आपका प्लेन है, अब इस प्लेन पर नंबर ऑफ मासेस है M1, M2, M3 और M4, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्लेन पर है तो ये जितना रोटेशन होगा तो ये इसके प्लेन पे ही होगा, और नंबर ऑफ मासेस जो भी बैलेंस करोगे ये आप पर्टिकुलर फोर्स को बैलेंस करोगे इसके प्लेन पे ही करोगे। लेकिन यहाँ पर उसका कपल्स और उसका मोमेंट क्या होगा, या तो कपल्स या मोमेंट की बात करें तो वो तो आपका जीरो होगा, क्योंकि कपल्स या मोमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो उस कंडीशन में ये जो बैलेंसिंग होगा वो स्टैटिक बैलेंसिंग होगा। अगर आप बात करते हैं डायनामिक बैलेंसिंग की, तो डायनामिक बैलेंसिंग में भाई दो चीज तो करना ही पड़ेगी। पहले आपको देखो, स्टैटिक बैलेंसिंग में तो खाली आपको क्या करना है, फोर्स को बैलेंस करना है स्टैटिकली, फोर्स को बैलेंस करना है स्टैटिकली। बट डायनामिक में क्या करोगे आप कि पहला फोर्स को तो बैलेंस करोगे ही, फोर्स को तो बैलेंस करोगे ही, और साथ में कपल्स को भी बैलेंस करोगे। अब क्योंकि यहाँ पर तो कपल्स आपके कपल्स या मोमेंट की बात करो तो वो तो जीरो ही है। क्यों कि देखिए, अगर मान लो मैं यूँ बोलो कि भाई यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ तक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो कपल की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्टेंस मांगू तो ये और ये डिस्टेंस सेम है। तो ये इस पूरे प्लेन के लिए M1 के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, M2 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, M3 फोर्स इंटू डिस्टेंस और M4 फोर्स इंटू डिस्टेंस, सभी के लिए डिस्टेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो उस कंडीशन में हम कपल को क्या मानेंगे, या फोर्स को मतलब कपल्स को या उसके मोमेंट को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। लेकिन मान लो आपके पास कोई इस तरह का कंडीशन हो जाए, ठीक है, इस तरह की कंडीशन हो जाए। अब मैंने बोल दिया कि भाई एक मास है मेरा M1, ये इस प्लेन पे है, और दूसरा है मेरे पास M2 इस प्लेन पे है, और एक है मेरा M3 इस प्लेन पे। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या ये एक ही प्लेन पे है या नहीं है? क्या एक प्लेन पे? मैं बताता हूँ, मैंने आपको अभी क्या बताया, एक प्लेन का मतलब अगर इस शाफ्ट की हम बात करें, इस शाफ्ट की बात करें तो प्लेन सेम प्लेन पे मतलब सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये आपकी रोटेटिंग शाफ्ट है, एक मास मैंने यहाँ अटैच कर दिया, इधर देखना ध्यान, एक मास मैंने क्या करा, इधर अटैच किया यहाँ पे, दूसरा मास मैंने इधर अटैच किया, तीसरा मास मैंने इधर अटैच किया। तो मतलब अपना मेन फोकस क्या रहेगा, इसको बैलेंस करना रहेगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब उसका मोमेंट क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सभी मास के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन मैंने बोल दिया भाई कि ये मास M1 है, ये इस प्लेन पे है, M2 इस प्लेन पे है और M3 इस प्लेन पर है। अब उनकी जो डिस्टेंस है वो भी अलग अलग होगी, अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मान लो मैंने रेफरेंस प्लेन इसको मान दिया, इसको बोल दिया मैंने L1, इसको बोल दिया L2 और इसको बोल दिया L3। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपको स्टैटिक बैलेंसिंग तो करना ही करना है, साथ में आपको इसमें कपल्स को भी कंसीडर करना होगा। कपल्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मतलब आप देखिए, अब यहाँ पर जो रेफरेंस प्लेन कोई भी लोगे, आप कोई भी रेफरेंस प्लेन लोगे तो यहाँ पर आपका मास और इनको डिस्टेंस, तो इसका मास और इसका डिस्टेंस, आपको किधर से डिस्टेंस ले रहे हो वो आपको डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज में ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो। तो दोनों कंडीशन हो गई कि एक तो है आपका सेम प्लेन पे, सेम प्लेन का मतलब वो इसी एक प्लेन पे, मतलब यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। लेकिन अगर डिफरेंट प्लेन की बात करो तो एक मास इधर अटैच्ड है और दूसरा मास इधर अटैच्ड है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये रोटेटिंग भी करेगा ना, इसमें क्या होगा, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कैसे, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसकी
इसकी इसेंट्रिसिटी या सेंटर एक्सिस को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये हो गया आपका डायनामिक बैलेंसिंग। तो डायनामिक बैलेंसिंग के केस में क्या होता है कि स्टैटिक में तो आप क्या करोगे, इसको मास को खाली असेंबल करोगे, अरेंज करके इसको बैलेंस कर सकते हो। लेकिन डायनामिक के केस में आपको फोर्स को तो अरेंज करना ही करना है, साथ में इसको कपल को भी कंसीडर करना है। या एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिससे आप और थोड़ा समझ सकते हो इसको। देखो, when system is said to be unbalanced, ठीक है, देखो, in any system having one or more rotating masses, in any system having one or more rotating masses, or if the center of mass of the system doesn't lie on the axis of rotation, मतलब वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाई नहीं करता हो, तब then the system is called unbalanced। मतलब कोई भी फोर्स है या कोई भी सिस्टम है वो अनबैलेंस कब है, वो तब है जब उसका एक्सिस है वो सेंटर ऑफ, इसके जो एक्सिस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उसमें एक्सिस को लाई नहीं करता है। तो देखिए, इफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बट ये कुछ रीजन के कारण ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पर पहुंच गया, इस दौरान यहाँ पे पहुंच गया। अब ये अभी रोटेट करेगा, तो एक बात तो क्लियर है कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे आ रही है। अब ये रोटेट करेगा तो इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, इस फोर्स को बोलोगे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलोगे आप एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसके कारण ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो इसको मैं बैलेंस किस तरह से कर सकता हूं, क्योंकि देखो अब ये जो फोर्स है ये आउटर की ओर जा रहा है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मुझे इसको बैलेंस करना होगा तो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई मास अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए एम बी आर बी और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो क्या है आपका कांस्टेंट रहेगा, तो अपना मेन फोकस किसको रहेगा, एम बी इंटू आर बी। आप देखिए एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसके जस्ट अपोजिट में आपने एक रोटेटिंग मास लगाया, मीन्स एक अलग से मास लगा के आप उसको असेंबल कर दिया। अब इससे क्या होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर जा रहा था, इसका इफेक्ट जितना ज्यादा इधर हो रहा था तो सेम इफेक्ट उसका आधा इफेक्ट इधर जाएगा, तो पूरी तरह से क्या होगा आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस। क्लियर है इसमें?